हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम दोबारा से एक और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। माध्यमिक शब्द जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, माध्यमिक शब्द का अर्थ है मध्य की। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है। मीन्स प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन और जो आपकी हायर एजुकेशन है उसके बीच की मध्य मतलब बीच। अंग्रेजी में इसके लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच कड़ी होती है, अपने में पूर्ण इकाई होती है और बच्चों के निर्माण की शिक्षा होती है। परंतु यह शिक्षा बच्चों की किस आयु से किस आयु तक, अर्थात किस कक्षा से किस कक्षा तक चले और इसकी क्या पाठ्यचर्या हो, इस विषय में भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न निर्णय हैं। हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित रही, प्राथमिक और उच्च स्तर। इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्री गणेश आधुनिक युग के ईसाई मिशनरियों ने किया था। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले, उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। परंतु यह माध्यमिक शिक्षा आज की माध्यमिक शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र 1854 की रही थी। उसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या निश्चित किए गए। 1892 में ब्रिटेन सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को दो वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था, एक साहित्यिक और दूसरा व्यावसायिक। परंतु उस समय देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों के शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप साहित्यिक ही रह गया। बट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1952 में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम चलाने के सुझाव दिए। इसके बाद कोठारी आयोग 1964 से 66 के माध्यमिक स्तर पर अनेक पाठ्यक्रम चलाने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, परंतु उसे लागू नहीं किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस संरचना को लागू करने पर बल दिया गया। आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा मीन्स कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिक के अंतर्गत आती है और कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज प्राय सभी प्रांतों में प्रथम 10 वर्षीय पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिए समान है और प्लस टू पर वर्गीकरण है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की। हमारे देश में अंग्रेजी शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार करना था। स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार ने 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण राव मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, जो 4 भाग थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 व्यक्तित्व का विकास, नंबर 2 नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, नंबर 3 चरित्र का निर्माण करना, नंबर 4 व्यवसायिक कुशलता में प्रगति करना। तो नाउ चलिए हम जो पहला उद्देश्य है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रजातंत्र प्रणाली में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास सम्मिलित है। अध्यापक का प्रमुख कार्य इस विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार सृजनात्मक क्रियाओं में भाग लेते हैं। कोई भी कार्य उन्हें भार स्वरूप नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार वे अपनी रचनात्मक क्षमताओं का सदुपयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अध्यापक का कार्य केवल सहायक तथा मार्गदर्शक का होता है। अब हम इसके दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। छात्रों को उचित नेतृत्व का प्रशिक्षण देना विद्यालयों का दायित्व है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसका और भी अधिक महत्व है। आज के स्कूल की कक्षाओं में बैठने वाले छात्र कल को शासन की सत्ता संभालेंगे।
उन्हीं के कंधों पर देश की व्यवस्था का भार होगा, अतः उन्हें कुशल नागरिकता का प्रशिक्षण आरंभ से ही देना आवश्यक है। आज देश नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उचित अनुशासन नेतृत्व का प्रशिक्षण आवश्यक है। नाउ अब हम इसके थर्ड उद्देश्य की बात करते हैं, चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना है। उच्च चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उसके अभाव में मनुष्य कैसा है? मनुष्य पशु के समान है। आजकल प्राय सभी आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसी दृष्टिकोण से निंदा करते हैं। विद्यालयों का यह दायित्व है कि वे छात्रों का विकास चारित्रिक तथा नैतिक आधारों पर करें। सच्चरित्र में अनेक सद्गुणों का समावेश होता है। वास्तव में प्रजातंत्र की सफलता उच्च तथा सच्चरित्र वाले योग्य तथा कुशल नागरिकों पर आधारित होती है। अतः आज हमें छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल देना चाहिए। अब हम इसके अंतिम उद्देश्य की बात करते हैं, व्यावसायिक कुशलता में पदोन्नति करना, प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। प्राय यह देखा जाता है कि आपने देखा होगा आज की जो शिक्षा है मुख्य पुस्तकीय और सैद्धांतिक है। इसमें कार्य अनुभव तथा श्रम के महत्व का कोई स्थान नहीं है। अब समय की आवश्यकता है कि जब हमें शिक्षा के प्रति इस नकारात्मक दृष्टि को बदलना होगा। आजकल शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य देश का औद्योगिकीकरण करना है, अतः शिक्षा प्राप्ति की रीति में परिवर्तन आवश्यक है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और निराशा से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय शिक्षा प्रत्यक्ष संबंध मानवीय क्षमताओं से होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष से अधिक सबल बनाने की आवश्यकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे शिक्षा के उद्देश्य। तो चलिए अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ये तो थे हमारे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। अब उच्च माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में मीन्स +2 के उद्देश्य क्या होने चाहिए। +2 को 2 वर्गों में विभाजित किया था, एकादमिक और व्यावसायिक। NCERT ने इनके अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। +2 पर एकादमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए तैयार करना और व्यावसायिक शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों में किसी व्यवसाय अथवा उत्पादन से संबंधित ज्ञान व कौशल का विकास करना है। माध्यमिक, अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की कि करिकुलम माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि कोठारी आयोग 1966 के माध्यमिक स्तर के 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। एक था अवर माध्यमिक स्तर 8 से 9 से 10 कक्षा तक का, और एक था उच्चतर माध्यमिक स्तर 11 और 12 में विभाजित किया गया था। कक्षा 10 तक की शिक्षा सामान्य रहेगी, जिसमें छात्रों को सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। यह शिक्षा सामान्य धारा की रहेगी। इसके पश्चात उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा के बाद NCERT ने 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की थी, और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के बाद 1988 में उसकी दूसरी रूपरेखा तैयार की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की थी कि किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का प्रति 5 वर्ष के बाद पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। परिणाम स्वरूप NCERT ने 2000 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की तीसरी और उसके बाद 2005 में चौथी आधारभूत पाठ्यचर्या प्रस्तुत की, जिसके माध्यमिक पाठ्यचर्या की जो पाठ्यचर्या थी उसके जो विषय थे वो कौन से थे। जैसे 9 से 10 की कक्षाओं में मातृभाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, शांति, कला शिक्षा। और वैसे ही जैसे आपके 11 और 12 की कक्षाओं के लिए मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ये था विज्ञान वर्ग ऐच्छिक के लिए। और दूसरा था भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये कला वर्ग के थे ऐच्छिक। और उसके बाद व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी, कला शिक्षा, अन्य ऐच्छिक विषय, ये वाणिज्य वर्ग के लिए थे। तो अब हम बात करते हैं जो नई शिक्षा संरचना थी 10+2+3, उसके क्या उद्देश्य थे। क्योंकि आपको पता है 1986 1986
इसकी जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बाद से अभी तक 10+2+3 के ही उद्देश्यों को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। एक क्षेत्र के छात्र दूसरे क्षेत्र में प्रवेश पा सके, इसके लिए संपूर्ण देश में शिक्षा के स्तर में समानता लाना। नंबर 2, आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा प्रथम 10 वर्षीय बच्चों को क्षेत्रीय विशेष नहीं अपितु राष्ट्र का नागरिक बनाना। नंबर 3, प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। नंबर 4, राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए +3 की विशेष शिक्षा पर विशेष तैयार करना, जिससे राष्ट्र को विशिष्ट मानव संसाधन की पूर्ति हो सके। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों के मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों पक्षों का विकास करना है, जिससे एक और संस्कृति का संरक्षण हो, दूसरी ओर देश का आधुनिकीकरण हो। उसके बाद अंतिम उद्देश्य क्या था? प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा राजनीतिक एकता व राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता का विकास करना था। तो ये तो थे नई शिक्षा संरचना 10+2+3 के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो है उसमें कौन कौन से आधुनिक समय में समाज में जो भी बदलती हुई आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं ही समाज में तीव्र गति से परिवर्तन ला रही है। समाज, राष्ट्र, विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम भी उसी के अनुकूल तथा सक्षम हो, जो लोकतांत्रिक आदर्शों मीन्स सिद्धांतों की प्राप्ति में संपूर्ण सहायक सिद्ध हो। आधुनिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नंबर 1, बहुमुखी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में सभी आधुनिक विषय, सहगामी क्रियाएं, प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को कुशल नागरिक बनाने में परिपूर्ण हो। नंबर 2, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो। पाठ्यक्रम बालकों की इच्छा और रुचि उज्ज्वल भविष्य की पूर्ति करता है। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सरल से कठिन क्रम में रखा जाए, जिसे बालक सरलता और सुगमता से ग्रहण कर सके। नंबर 3, पाठ्यक्रम लचीला हो। पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य और ऐच्छिक होने चाहिए, जिससे बालक अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए जो उसका 4th पॉइंट है वो है कि पाठ्यक्रम स्थानीय साधनों, प्राकृतिक वातावरण और आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाए, जिससे स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट था मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे तीनों भाषाओं के ज्ञान से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान, लेन देन, व्यापार के अवसर प्राप्त हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं का विकास। पाठ्यक्रम में सामाजिक, परंपरागत, संस्कृति और सभ्यता विषयों का समावेश हो, जिससे आधुनिक और परंपरागत का समन्वय करके उसके अनुभवों में भविष्य में लाभ उठा सके। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, शारीरिक विषय वस्तु को सम्मिलित कर शारीरिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करना। पौष्टिक भोजन, निर्मल बुद्धि, निरोगी जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम की आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम के साथ उत्पादकता को जोड़ना। बौद्धिक ज्ञान के साथ उत्पादक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान के उपरांत शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक सिफारिशों का प्रचलन बढ़ रहा है, जिससे देश में शिक्षित युवाओं में असंतोष की भावना बढ़ रही है। रिश्वत के कारण नैतिक स्तर और कार्यकुशलता में निरंतर गिरावट आ रही है। पाठ्यक्रम में उत्पादकता जोड़ने से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता का विकास होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा और राष्ट्र का विकास होगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष। पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक शिक्षा पर बल देकर नागरिकों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर वोट का उचित प्रयोग कर योग्य राजनेताओं को राज्य और देश की बागडोर सौंपनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सहभागी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में सहभागी क्रियाओं का समावेश पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ विद्यालय के बाहर के वातावरण, सामाजिक गतिविधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अंतिम है इसका अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। पाठ्यक्रम में विश्व स्तरीय समस्याओं और आवश्यकताएं प्रदूषण संबंधी पाठ्यवस्तु में सम्मिलित कर विश्व स्तरीय स्तर पर निवारण करना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। तो ये तो थे हमारे आधुनिक समाज में बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। अब हम इसकी आलोचना करते हैं, समालोचना। इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से
मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की वकालत की गई है। इसके संबंध में पाठ्य निर्माताओं की तर्क है कि अंग्रेजी भारत के प्रबंध और संपन्न वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। नंबर 2, भारत में इसका प्रयोग सरकार और उद्योग व्यापार सभी क्षेत्रों में होता है। नंबर 3, इसे सीखे हुए लोग प्रसिद्ध, संपन्न तथा उच्च संस्कृति के लोग नहीं बन सकते और कार्य क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। और ये भी बोल सकते हैं हम कि हमारे देश में मातृभाषा के प्रयोग की तो सभी को आवश्यकता होती है, परंतु अंग्रेजी के प्रयोग की आवश्यकता आज केवल 20% लोगों को ही होती है। इसलिए इसे अनिवार्य विषय नहीं बनाना चाहिए। इच्छुक और मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से ही अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अध्ययन की सुविधा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, परंतु इसके अतिरिक्त विषयों के रूप में और उनमें उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होना चाहिए। इससे मेधावी छात्रों को उन भाषाओं को सीखकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो सामान्य छात्रों को 2 अतिरिक्त भाषाओं के अध्ययन के बोझ से बचेंगे। अब हम यहीं पे बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की बात। यह आज की आवश्यकता है। और जहाँ तक शांति और शिक्षा के द्वारा शांति के महत्व को स्पष्ट करने की बात है, उन्हें शांति के साथ साथ रहने की प्रशिक्षित करने की भी बात है। अपने को तो यह अजीब सा लगता है कि हमने एनसीईआरटी में कार्यरत शिक्षा विशेषज्ञों पर तरस आता है कि वे सदैव ऐसे पाठ्यचर्या प्रस्तुत करते रहते हैं जो केंद्रीय सरकार चाहती है। एनडीए के समय में मूल्य शिक्षा रही और फिर यूपीए के समय में शांति बिल्कुल खत्म हो गई। अब समय आ गया है कि उन्हें राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। इस पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के शिक्षण के संदर्भ में कुछ और भी कहा गया है कि नया नहीं कहा गया है, इतना भर तो शिक्षा पहले से ही जानते थे। 2014 में केंद्र में दूसरी बार एनडीए सरकार की सत्ता आई। यह राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या को नया रूप देने का प्रयत्न कर रही थी। धन्यवाद।